हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। कंट्रोलिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग इट विद स्टैंडर्ड्स एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। यानी कि जो नियंत्रण है वो एक प्रबंधकीय कार्य है जिसमें प्रदर्शन की निगरानी, मानकों से तुलना और सुरक्षात्मक कदम उठाना शामिल होता है। यानी कि सबसे पहले आपने जो प्लानिंग की है कि क्या सब चीज़ें उस अकॉर्डिंग हो रही हैं, फिर क्या आपने जो माना था कि हमारा अगर टारगेट इतना है, जैसे कि आपने 1000 यूनिट का टारगेट माना है एक वीक के लिए, तो क्या वो उसी हिसाब से हो रहा है? और अगर काम में कोई रुकावट आ रही है या फिर वो उस वे में नहीं हो पा रहा है जैसे आपने प्लान किया, तो वहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि आप सुधार कर सकते हैं, तो वहाँ पे आप अपने करेक्टिव एक्शंस यानी कि सुधारात्मक कदम लेते हैं। अब इसकी डेफिनेशन दी है हॉरोल्ड कॉन्डर्स एंड साइरल डोनेल ने। कंट्रोलिंग इज द मेजरिंग एंड करेक्टिंग of activities of subordinates to ensure that the event conforms the plans। यानी कि नियंत्रण अधीनस्थों की गतिविधियों को नापने और सुधारने की प्रक्रिया है ताकि घटनाएं योजनाओं के अनुरूप हों। यानी कि आपने जो पहले से प्लान किया है उसी अकॉर्डिंग आपकी योजनाएं चलती रहें। तो आप क्या करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ का जो भी काम करें आप उनको नापेंगे और अगर वो उस हिसाब से नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पर सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, यानी कि इसका महत्व क्या है। इंश्योर अचीवमेंट ऑफ गोल, यानी कि लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित करता है, क्योंकि आप देख रहे हैं आपका वर्क सही हो रहा है या नहीं, जहाँ पे आपको गड़बड़ लग रही है आप उसको ठीक करें। उसके बाद मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि आपने जो स्टैंडर्ड अपना सेट किया था वो उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं। आइडेंटिफाई डेफिएशंस एंड एरर्स, यानी कि विचलन और त्रुटियों की पहचान करता है, क्योंकि अगर आप सबकी परफॉर्मेंस मेजर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गड़बड़ किधर हो रही है। फिर आप क्या करेंगे, उसकी त्रुटि को ठीक करेंगे। प्रमोट्स कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय को बढ़ावा देता है, क्योंकि अगर सब चीज़ बैलेंस रहेंगी तो आपका कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय अपने आप ही बन जाएगा। और उसके बाद फैसिलिटेट्स बेटर प्लानिंग, यानी कि बेहतर योजना निर्माण में मदद करता है, क्योंकि आप अपनी कमियों को दूर करके उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी जो प्लानिंग है वो बेटर होगी। इसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कि नियंत्रण की प्रक्रिया। अब ये शुरू होती है सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, यानी कि प्रदर्शन मानकों की स्थापना। यानी कि आप अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कि आपकी प्रोडक्शन की यूनिट हो गई, कि आप इतनी यूनिट बनाएंगे इतने टाइम में, या फिर आपने किसी को कोई भी टास्क दे दिया है वो आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा कि आपको ये टास्क इतने टाइम में करना है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, यानी कि वास्तविक प्रदर्शन का मापन करेंगे, यानी कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था वो, और उसके बाद जो व्यक्ति ने एक्चुअल में उस जगह काम किया है। उसके बाद कंपेयरिंग एक्चुअल विद स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो आपके जो वर्कर्स की एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है और जो स्टैंडर्ड तय किया था आप उनको कंपेयर करेंगे। और उसके बाद एनालाइजिंग डेविएशन, यानी कि विचलनों का विश्लेषण करेंगे कि अगर वो सेम वे में नहीं हो पा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत तो हो जाता है, पर अगर थोड़ा भी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो आप मेज़र करेंगे कि गड़बड़ कहाँ हो रही है। उसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, यानी कि सुधारात्मक कदम लेंगे आप अपनी, ताकि आप उन विचलनों को दूर कर सकें। उसके बाद आता है इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, यानी कि प्रभावी नियंत्रण प्रणाली। अब प्रभावी नियंत्रण प्रणाली क्या करती है, सुटेबल टू ऑर्गेनाइजेशन नीड्स, यानी कि संगठनों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त होती है, यानी कि जिस तरह का आपका संगठन है उसी आधार पर ये बनाई जाती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल एंड एडेप्टेबल, यानी कि क्या होती है, लचीली होती है और अनुकूल है, यानी कि अगर आपको कोई चेंज करना पड़ रहा है तो आप उसमें कर सकते हैं। तो हमारी ये जो इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम है वो इस प्रकार का होना चाहिए। उसके बाद सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल, यानी कि सरल होना चाहिए और समझने योग्य, कि इसको आप अपने वर्कर्स को भी एक्सप्लेन कर सकें कि आपको किस वे में काम करना है। उसके बाद फोकस ऑन क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित, यानी कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि गड़बड़ हो सकती है, विचलन हो सकता है, वहाँ पे आप फोकस ज़्यादा करेंगे जहाँ पे आपको गड़बड़ की संभावना लगेगी। उसके बाद इकोनॉमिकल एंड टाइमली, यानी कि किफ़ायती होनी चाहिए और समय पर, ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रही हैं अपनी इसमें कंट्रोलिंग में, तो उस अकॉर्डिंग कि किफ़ायती भी होनी चाहिए और टाइम पर काम करनी चाहिए, यानी कि आप कंट्रोल तो कर पा रहे हैं पर बिल्कुल एंड में तो उसका फ़ायदा नहीं रहेगा। उसके बाद आती है टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण की तकनीकें। सबसे पहले आता है बजटरी कंट्रोल, यानी कि बचत नियंत्रण। तो आप क्या करेंगे, आप अपना बजट बना लेंगे कि आपका ओवरऑल कितना खर्च हो सकता है। जैसे कि आप अब घर पे भी लोग बजट बनाते हैं अपने खर्चों के लिए कि हमारा इस महीने इतना खर्च हो सकता है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, एक्चुअल खर्चों को उनसे कंपेयर करेंगे कि जो आपने बजट बनाया था आपके अकॉर्डिंग इतने खर्चे होंगे और एक्चुअल में कितना खर्च हुआ है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल कंट्रोल, यानी कि वित्तीय नियंत्रण। इसके लिए आप मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि रेशियो एनालाइज, अनुपात विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट्स, यानी कि ब्रेक इवन विश्लेषण, और भी काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं जो आपके वित्तीय नियंत्रण में सहायता करते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, अपनी इनपुट और मतलब आपके जो पैसे लग रहे हैं, जहाँ खर्चा हो रहा है, आप उनको कंपेयर करते हैं और एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं कि आपका क्या रेशियो आ रहा है।
उसके बाद आता है स्टेटिस्टिकल कंट्रोल यानी कि सांख्यिकीय नियंत्रण। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं और एवरेज, मीडियम डाइवेशन, मीन डाइवेशन, मीडियम, ये सब आपने स्टेटिक्स में पढ़ा होगा, उन सबका आप यूज़ करके अपना स्टेटिक के अकॉर्डिंग नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्रोडक्शन कंट्रोल। प्रोडक्शन कंट्रोल यानी कि उत्पादन नियंत्रण, यानी कि आप क्या करेंगे, अपने उत्पाद की जो मात्रा है और जो उसकी क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी मॉनिटर करेंगे आप अपने प्रोडक्ट की, कि आपका उत्पाद कितनी मात्रा में बन रहा है और कितनी कितनी बेटर क्वालिटी से बन रहा है। उसके बाद आता है इंटरनल ऑडिट यानी कि आंतरिक लेखा विश्लेषण, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इंटरनल ऑडिटर्स रख सकते हैं, यानी कि जो आपके आंतरिक अंकेशक होंगे वो रख सकते हैं। इंडिपेंडेंट रिव्यू ऑफ ऑपरेटर्स यानी कि संचालन की स्वतंत्र समीक्षा कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ चेंज यानी कि परिवर्तन का प्रबंधन, क्योंकि एलन टफलर ने कहा है कि परिवर्तन ही है जो फिक्स है, ओनली थिंग चेंज ही फिक्स रहता है, क्योंकि हर चीज़ चेंज हो सकती है बट चेंज तो होना ही है, वो चेंज फिक्स रहता है। चेंज मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रक्चर्ड अप्रोच to shifting individuals, teams and organizations from a current state to a desired future state। यानी कि परिवर्तन प्रबंधन एक संरचित प्रक्रिया है जो व्यक्तियों, टीमों और संगठनों को वर्तमान स्थिति से वांछित भविष्य की स्थिति में स्थानांतरण करती है। यानी कि जो आपके अब सिचुएशन है और जो आगे फ्यूचर में सिचुएशन होगी उसमें जो आप कन्वर्ट हो रहे हैं वो आपकी परिवर्तन यानी कि चेंज कहलाता है। इट इज़ एसेंशियल इन रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल चैलेंजेस, इम्प्रूव कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंश्योर सर्वाइवल, यानी कि यह बाहरी और आंतरिक चुनौतियों का उत्तर देने, प्रतिस्पर्धा सुधारने और अस्तित्व बनाए रखने में महत्वपूर्ण होता है। अब इसकी प्रकृति कैसी होती है यानी कि नेचर कैसा होता है, इनेविटेबल यानी कि अपरिहार्य, यानी कि चेंज इज कॉन्स्टेंट एंड अनअवॉइडेबल, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता जो चेंज को अवॉइड कर सके, और ये सतत प्रक्रिया है। उसके बाद आता है कंटिन्यूस निरंतर, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टाइम में चेंज होता है, मतलब थोड़े थोड़े टाइम में हमें ज़्यादा अंतर दिखाई देता है पर चेंज तो लगातार चलता ही रहता है। उसके बाद आता है डायनामिक यानी कि गतिशील, यानी कि अराइज फ्रॉम इवॉल्विंग इन्वायरमेंट्स, यानी कि यह परिवर्तन होते परिवेश से उत्पन्न होता है, यानी कि जैसे आपका इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे इसकी गति चलती रहेगी। उसके बाद आता है मल्टी डायमेंशनल यानी कि बहुआयामी, इफेक्ट स्ट्रक्चर, पीओपी एंड सिस्टम, यानी कि सभी को प्रभावित करता है, कोई भी चेंज से नहीं बच सकता, तो ये सभी को प्रभावित करेगा। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ चेंज, यानी कि चेंज के प्रकार कैसे होते हैं। उसके सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रेटेजिक चेंज यानी कि रणनीति परिवर्तन, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपनी गोल, दृष्टिकोण, जो भी आपकी रणनीति थी आप उनसे रिलेटेड कोई चेंज करें, यानी कि आप अपने मिशन को बड़ा बना रहे हैं, आप अपना बड़ा गोल रख रहे हैं, आप अपने विजन्स को भी बड़ा बना रहे हैं, ये सभी हमारी स्ट्रेटेजी के अंदर अगर आता है तो इनसे रिलेटेड चेंज हमारा रणनीति में चेंज हो गया। जैसे कि आप अपने लक्ष्य का विस्तार कर रहे हैं या फिर आप अपना दृष्टिकोण बड़ा कर रहे हैं अपनी एज अ कंपनी। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल चेंज यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन हिरार्की एंड डिज़ाइन, यानी कि आप संगठनात्मक संरचना डिज़ाइन में परिवर्तन करिए, यानी कि जिस प्रकार से आपका संगठन बना हुआ है, आप हो सकता है अपनी नई ब्रांच खोलना चाह रहे हो, आपने अपनी नई यूनिट बनाई हो बिजनेस की, या फिर आपने मैनेजर्स के लेवल पे, जैसे कि आपके पास पहले सिर्फ लो लेवल के मैनेजर थे और टॉप मैनेजमेंट पर आपने मिडिल मैनेजमेंट भी रख लिया, उस अकॉर्डिंग आपने अपनी क्या किया है, डिज़ाइन में परिवर्तन किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन की। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल चेंज यानी कि तकनीकी परिवर्तन, यानी कि जैसे जैसे आपके नए टूल्स आ रहे हैं, नई मशीन आ रही है, आप उनको अपनी कंपनी के अंतर्गत ले रहे हैं, वही आपका टेक्निकल चेंज कहलाता है। जैसे कि पहले लोग सारा मैनुअल वर्क करते थे, अब डिजिटल वर्क होने लगा है। उसके बाद आता है पीपल ओरिएंटेड चेंज यानी कि मानव केंद्रित परिवर्तन, यानी कि चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड और कल्चर, जैसे कि लोगों में चेंज आता है, लोगों का बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, और कल्चर के अकॉर्डिंग भी अगर जैसे लोग बाहर जाते हैं, फॉरेन्स में जाते हैं, तो वहाँ पे उन उसके अकॉर्डिंग वे वैसे कल्चर अपना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया में आजकल वेस्टर्न कल्चर काफ़ी ज़्यादा अपनाया जा रहा है, तो ऐसे धीरे धीरे लोगों की संस्कृति में भी वो परिवर्तन आने लगता है। उसके बाद आता है प्रोसेस ऑफ प्लान चेंज यानी कि नियोजित परिवर्तन की प्रक्रिया। अब अगर हमें अपना चेंज के साथ हमें अपने बिजनेस को बेटर बनाना है तो हमें उसके लिए पहले से ही प्लानिंग करनी होगी ताकि हम परिवर्तन के साथ स्वयं को ढाल सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन द नीड फॉर चेंज, यानी कि परिवर्तन की आवश्यकता को पहचानना, यानी कि ये नहीं कि अगर सब चेंज करें तो आप भी चेंज करेंगे, आपको जहाँ पे लग रहा है कि जहाँ पे आपको बिजनेस में चेंज करने की ज़रूरत है, आप सबसे पहले उसको पहचानेंगे कि कहाँ पर आपको सुधार कर सकते हैं, कहाँ पर आप परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम यानी कि समस्या का निदान करेंगे, यानी कि आप समस्या को समझेंगे कि किस प्रकार की प्रॉब्लम है ये। उसके बाद प्लानिंग एंड डेवलपिंग स्ट्रेटेजी, यानी कि आप अपनी रणनीति बनाएंगे और योजना बनाएंगे कि किस तरह से आप इसको
ठीक कर सकते हैं समस्या को। इसका समाधान किस प्रकार से कर सकते हैं? इम्प्लीमेंटिंग द चेंज, यानी कि जो आपने पहले से जो काम हो रहा था, अगर आप अपनी जैसे कि यूनिट्स बढ़ा रहे हैं या फिर आप अपने एम्प्लॉयज़ बढ़ा रहे हैं, तो आपने जो भी अपने चेंज के लिए सोचा है, यानी कि जो भी आपने परिवर्तन की प्लानिंग की है, आप उसको लागू करेंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग एंड रीइंफोर्सिंग द चेंज, यानी कि परिवर्तन की निगरानी करेंगे और सुदृढ़ीकरण, यानी कि आपने जो चेंज किया है क्या वो सही वे में जा रहा है, जिस अकॉर्डिंग आपने प्लान की थी वही हो रहा है या नहीं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उसको ठीक करेंगे, और अगर हो रहा है तो उससे क्या करेंगे, आप उसको और भी बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है रेसिस्टेंस टू चेंज, यानी कि परिवर्तन का विरोध। अब परिवर्तन का विरोध भी किया जाता है, लोग इजीली चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, फियर ऑफ अननोन, यानी कि अनजाने का डर। जैसे कि अगर आप वर्कर्स को एक्स्ट्रा काम देते हैं तो उससे क्या होगा, उनमें परिवर्तन से क्या होगा, वो विरोध करेंगे वो। या फिर अगर आप वर्कर्स को, जैसे वो जो शुरू से मैनुअल वर्क कर रहे हैं, आप उनको अगर मशीनरी दे रहे हैं तो क्या करेंगे, शुरू शुरू में वो हेसिटेट होंगे कि क्या वो मशीन सही से नहीं चला पाए या फिर मशीन ख़राब हो गई। उस अकॉर्डिंग नई चीज़ से लोगों को डर लगता है, तो इसलिए फियर ऑफ अननोन, यानी कि अनजाने का डर। उसके बाद हैबिट एंड कंफर्ट जोन, यानी कि जो लोगों की आदत है वो उसी अकॉर्डिंग करना चाहते हैं कि हमें तो ऐसी आदत पड़ी है, हम ऐसे जल्दी कर सकते हैं। तो उस अकॉर्डिंग वो चेंज को ईज़िली एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो मना करते कि भई हमें ऐसी आदत है, हम ये नई चीज़ नहीं ट्राई करना चाहते, हम ऐसे ही कम्फर्ट ज़ोन में अपनी रहेंगे। उसके बाद आता है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि संचार की कमी, यानी कि जैसे कि अभी पहला एग्जांपल लिया था हमने कि हमने वर्कर्स को नया टूल लाके दे दिया पर हमने उनको बताया ही नहीं कि कैसे यूज़ करना है, तो वो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? हमें उनके साथ कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा, उनको संचार के थ्रू समझाना पड़ेगा कि आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको, ये आपके लिए ही बेटर है। उसके बाद लॉस ऑफ पावर और स्टेटस, यानी कि अधिकार या स्थिति का नुकसान, यानी कि लोगों को लगता है कि अगर हमने जैसे कि टॉप मैनेजमेंट होती है, अगर वो अपने एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन करने से कई बार कतराते हैं, उनको लगता है कि अगर ये प्रमोट होते गए तो वो क्या करेंगे, एक दिन उनको रिप्लेस कर देंगे। तो लोग इस तरह से भी फ्रॉम उसको चेंज को एक्सेप्ट करने से डिनाई करते हैं, मना करते हैं कि चेंज मत करो। उसके बाद आते हैं मेथड्स टू ओवरकम रेसिस्टेंस, यानी कि विरोध को कम करने के उपाय, क्योंकि चेंज के साथ साथ हमको ढलना तो पड़ेगा ही। जैसे जैसे परिवर्तन होगा तो हम जो विरोध हो रहा है चेंज का, उसको कैसे कम कर सकते हैं? एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि शिक्षा और समाज, यानी कि उनको बताकर कि चेंज के साथ अगर आप ढल रहे हैं तो वो आपके लिए ही बेटर है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि उनके साथ बातचीत करेंगे ताकि हम उनको समझा सकें। उसके बाद आता है पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट, यानी कि भागीदारी और सम्मिलित करना, यानी कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं, एडवांस चीज़ यूज़ कर रहे हैं, आप उसमें अपने एम्प्लॉयज़ को भी भागीदार बना रहे हैं, या फिर आप कोई भी चेंज के थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ को पार्टनर बना रहे हैं, उनको भागीदारी दे रहे हैं और उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद सपोर्ट्स एंड रीअश्योरेंस, यानी कि सहयोग और आश्वासन देना, यानी कि आप उनको अपना सहयोग देंगे। अब जैसे नई मशीनरी वाली बात है, आप उनको आश्वासन देंगे कि नहीं आप बेटर कर सकते हैं, आप उनको मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि वो उसको एक्सेप्ट कर सकें। उसके बाद नेगोशिएशन एंड एग्रीमेंट, यानी कि समझौता भी कर सकते हैं और सहमति भी कर सकते हैं। ये भी करना पड़ेगा आपको, अगर वो नॉर्मली मोटिवेट होकर नहीं समझ रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेगोशिएशन करना पड़ेगा। उसके बाद आती है कोऑप्टिंग एंड चेंज लीडर्स, यानी कि परिवर्तन नेताओं के को साथ लाना, यानी कि जो परिवर्तन नेता होते हैं, जो लोगों का रुख बदलते हैं परिवर्तन की तरफ, आप उनको अपने साथ ले सकते हैं ताकि वो क्या करें, आपके एम्प्लॉयज़ को समझाएं, उनको मोटिवेट करें ताकि वो चेंज को एक्सेप्ट कर सकें। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।